हेलो एवरीवन। तो उम्मीद करता हूँ पिछला लेक्चर आपने अच्छे से देख लिया होगा। हमने बात की थी महाजनपदाज तक की, है ना। तो हमें क्या क्या जानना है अब आगे चलकर। तो हमें जानना है कि महाजनपदाज में पॉलिटीज कैसी थी, थोड़ी थोड़ी एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में जानेंगे और उस टाइम पे सोसाइटल डेवलपमेंट क्या क्या चल रहे थे उसके बारे में जानेंगे। पर उससे पहले एक सबसे मुख्य चीज पढ़ेंगे हम, जो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको जाते जाते बताई भी थी। तो सबसे ज्यादा हमें जानना है मगध के बारे में। तो जो मगध एम्पायर था वो कैसे खड़ा हुआ, है ना, और मगध महाजनपद था उसने कैसे दूसरे महाजनपदास को डोमिनेट कर कर और अपनी सुजरनैनिटी दिखाई थी अपने इंडिया पे, ठीक है। तो उसके बाद देखेंगे। तो सबसे पहले क्या आता है, तो ये अपन देखते हैं कि लेटर ऑन पीरियड पे क्या हुआ। मतलब कि महाजनपदास की डेवलपमेंट मैंने आपको बता दी और वो कैसे कैसे सर्वाइव करते आ रहे थे वो भी बता दिया। अब हम देखेंगे लेटर ऑन क्या होता है जब महाजनपदास का पीरियड एंडिंग की तरफ आ रहा था, है ना। तो लेटर फेज में क्या हुआ, तो देखिए काशी, वजी और कोशाला, ये जो तीन हुआ करते थे, ये तो आपके अजातशत्रु जो था, अजातशत्रु हर्यक डायनेस्टी के किंग थे। उनके बारे में अब हम जानेंगे जैसे जैसे कि हम टाइमलाइन पढ़ेंगे मगध की, तब आपको वो पता लग जाएगा, ठीक है। तो इन्होंने इन तीन एरियाज को क्या कर लिया, कैप्चर कर लिया। और जैसा कि आपको पता ही है कि जो कोशाला था वो ऑलरेडी काशी को तो कैप्चर कर ही चुका था, है ना। तो ऐसे करते करते पहले इन्होंने एक दूसरे को कैप्चर किया, फिर धीरे धीरे वो जो मेजर महाजनपदास उभरे उनको मगध ने डोमिनेट कर कर और उन पर अपना शासन कर लिया, ऐसा कह सकते हैं। तो उससे क्या हुआ, धीरे धीरे करते एक कंसोलिडेट एम्पायर क्रिएट हुआ जिसको हम मगध के नाम से जानते हैं, ठीक। फिर आता है तो अंग, जो हमारा अंग महाजनपद था वो लेटर ऑन बिंबिसार ने अपने अंडर लिया। फिर अवंती शिशुनाग डायनेस्टी आई थी एक, तो जो उनके मेजर रूलर शिशुनाग थे उन्होंने अवंती को कैप्चर कर लिया। और ऐसे धीरे धीरे करते जितने भी महाजनपदास थे वो अंडर आते गए मगध के, ठीक। तो देखिए गांधार और कंबोज इसके अंदर आ गए। तो चंद्रगुप्त मौर्य, इनका नाम तो किसने नहीं सुना होगा, सबने सुना है ना। चंद्रगुप्त मौर्य के अंदर आ गए। इसके बाद जो अशक बचा था हमारा वो बिंदुसार ने कैप्चर किया। फिर जो लास्ट एरिया रह गया था हमारे इंडियन मैप पे जिसको हम उत्कल कहते हैं, या फिर आपने कलिंग नाम सुना होगा जो उड़ीसा साइड का रीजन है, वो किसने कैप्चर किया, अशोक ने, ठीक है। तो ये हुआ जैसे कि मगध डोमिनेट कर कर कैसे उठा इंडिया को, धीरे धीरे कैसे कैप्चर करके उठा, ये आ गई उसकी पूरी आपके कहानी सामने, ठीक। तो अब हम देखते हैं, ये आपको मैंने 4 मेजर बताए थे, इनकी टाइमलाइंस लिख लीजिएगा याद से, और ये आपको याद भी करके रखनी है। पर जैसे जैसे आप कहानी समझेंगे तो आपको नोटिस होगा कि टाइमलाइंस याद करनी आपके लिए इजी होती जा रही है ना। तो ज्यादा रटना नहीं है, इसको लेके नहीं बैठना है, ठीक। सबसे पहले आई हर्यंक डायनेस्टी, है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल हर्यंक डायनेस्टी आई, उसके बाद शिशुनाग डायनेस्टी, ठीक। फिर आती है नंद डायनेस्टी एंड लेटर ऑन मौर्यन डायनेस्टी। जो मौर्य डायनेस्टी थी वो आगे जाकर काफी एक्सटेंड करती है और उसी का रूल जो है वो आपको मेजरली पढ़ना है, ठीक है। एक मौर्यन डायनेस्टी, एक गुप्ता पीरियड और उसके साथ साथ हर्षवर्धन का पीरियड। ये 3 पीरियड जो है वो मोस्ट ऑफ ऑल आपकी एंशिएंट हिस्ट्री को कवर कर देंगे। और आपको देखने को मिलेगा कि जितने मेजर क्वेश्चंस उठ के आ रहे हैं वो इन 3 जगहों से आ रहे हैं या फिर हमारे हड़प्पा सिविलाइजेशन से देखने को मिल रहे हैं, ठीक। अगर आपको कुछ भी ना समझ आए ना तो ये 4 टॉपिक तो आपको ध्यान देने ही देने, ठीक है। तो देखिए हर्यंक डायनेस्टी की बात करते हैं सबसे पहले। तो हर्यंक डायनेस्टी के फर्स्ट ऑफ ऑल जो रूलर हुए वो होते हैं हमारे बिंबिसार, ठीक है। तो बिंबिसार का हमारे टाइम पीरियड क्या था, तो 544 से 491 बीसी तक इन्होंने रूल किया, ठीक। तो बात आती है, इनको ग्रीक लैंग्वेज में सैन्य आकर बुलाया गया है, इन ग्रीक लैंग्वेज, ठीक है। इस नाम से बुलाया गया, सैन्य नाम से। फिर इनकी मैरिज स्टेटस देख लेते हैं अपन। तो इन्होंने मेजरली कौन कौन सी की थी, आपको नाम याद रखने पड़ेंगे इन क्वींस के। तो मेजरली जो इन्होंने मैरिजेस की थी वो थी कोशाला देवी। कोशाला देवी मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि किंग प्रसेनजीत की कौन थी, सिस्टर थी, ठीक है। जो कहां से थी, तो हमारे कौशल से ही थी। फिर चेलना जो लिच्छावी ट्राइब के जो किंग थे उनकी सिस्टर थी, ठीक है। और लिच्छावी ट्राइब के किंग कौन थे, तो वो थे चेतक, ठीक। और चेलना थी इनकी वाइफ एक कोशाला देवी, और तीसरी जो आपको नाम याद रखना होगा है खेमा। खेमा कहाँ की थी, तो माद्रा किंग की डॉटर हुआ करती थी, ठीक है। फिर बात करते हैं तो काशी और अंग। तो काशी और अंग इन्होंने क्या किया था, कैप्चर किया था, आप ये याद रख सकते हैं। और काशी तो इनको डाउरी में मिल गया था, किसने दिया था, तो ऑब्वियसली कोशाला ने दिया था, किंग प्रसेनजीत ने। उसके बाद बात आती है तो अंग इन्होंने डोमिनेट कर कर फाइट कर कर खुद से जीता था, ठीक। फिर बात आ रही है, तो मैंने आपको बताया भी था, अच्छे से आपको याद हो तो अवंती के जो किंग थे प्रद्योत, वो उस टाइम जॉन्डिस से सफर कर रहे थे। तो इन्होंने उनके पास क्या भेजा था, जीवित नाम का अपना थेरेपिस्ट भेजा था, ठीक।
फिर बात आई है तो राजगीर। राजगीर क्या थी, इनकी कैपिटल थी उस टाइम पर। तो अर्लीस्ट कैपिटल ऑफ मगध क्या थी, राजगीर। लेटर ऑन वो शिफ्ट हो गई थी, किंग उदयन ने शिफ्ट कर दी थी। कहाँ पे शिफ्ट की थी तो बताता हूँ, पाटलिपुत्र पे, ठीक है, वो भी लिखवाऊंगा आगे, फैक्चुअल डाटा ही है। फिर बात आई है तो महावंशा। महावंशा एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट है जिसमें आपको मेंशन देखने को मिलेगा हर्यंक डायनेस्टी के बारे में। और ऐसे करते करते पुराने टेक्स्ट को पढ़कर हमें जानकारी मिलती है कि क्या सीक्वेंस रहा होगा मगध के एक्सटेंड होने का। ठीक है, तो चलिए अगली स्लाइड पे चलते हैं। सारे के बाद जो सीक्वेंस में चलते चलते उनके सक्सेसर आते हैं, उनका नाम होता है अजातशत्रु। ठीक है, तो अजातशत्रु के रूल आपको टाइम पीरियड देखना। सबसे पहले 492 टू 460 बीसी इन्होंने अपना रूल किया। ठीक है, और आप कह सकते हैं कि ये जो थे वो डोमिनेट कर जीतने वाले लोगों में से थे। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, काशी और कौशल को क्या किया, कैप्चर किया। उसके साथ साथ इन्होंने वज्जी भी था जो कैप्चर कर लिया। वज्जी से इनका 16 इयर्स तक कंटिन्यूस जो था वो बैटल चला था, या कह सकते हैं स्ट्रगल चला था। ठीक है, फिर बात आती है तो देखिए मेजर रीजंस फॉर विक्ट्री ओवर वज्जी, तो हम वो देखेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल द मेजर रीजन वाज तो सुनिधा एंड वत्सकार। सुनिधा एंड वत्सकार वर देयर मिनिस्टर्स हु सोड द सीड ऑफ डिस्कॉर्ड इन वज्जी। ठीक है, आपको ये चीज याद रखनी है। तो आप कह सकते हैं कि सुनिधा और वत्सकार जो मिनिस्टर्स थे उन्होंने क्या किया था, वज्जी में कॉन्स्पिरेसी क्रिएट कर दी थी। ठीक है, फिर तो आपको याद रखना है रथमूसल। रथमूसल और कुछ नहीं है, एक वेपन का नाम है। एक आप कह सकते हैं जैसे कि ये देखिए, आपने इसको देखा होगा बाहुबली में भी शायद मेरे हिसाब से। तो ये चीज क्या करती थी, यहाँ पे रोक रखा करते थे और ये एक बो की तरह वर्क करती थी, या फिर आप कह सकते हैं कि एक स्प्रिंग सिस्टम की तरह वर्क करती थी और ये रोक थ्रो करते थे दूर की तरफ। ठीक है, तो ये क्या था हमारा रथमूसल। और महाशीलकंटक, महाशीलकंटक क्या हुआ करता था, सॉरी मैं उल्टा बोल गया, रथमूसल जो है वो हमारे रथ से कनेक्ट हुआ करता था। ये आपका रथ है और इसके आगे ये जैसे आप मान लीजिए ये कटर टाइप के ये लगे होते थे, और जैसे जैसे आपका रथ आगे चलेगा ये घूमता चलेगा, है ना। तो आपको याद होगा, ये आपने बाहुबली में पक्का से देखा होगा, आपको याद भी आ रहा होगा शायद सीन, है ना। उसके बाद बात करते हैं तो महाशीलकंटक क्या था, जो मैं आपको पहले बता चुका कि वो रॉक फेंकते थे दूर दूर तक बड़े बड़े। ठीक है, तो वो था आपका महाशीलकंटक। ठीक है, फिर उसके बाद बात आती है तो फोर्ट ऑफ राजगीर। जो फोर्ट ऑफ राजगीर है, जो राजगीर इनकी कैपिटल हुआ करती थी, वहां का जो फोर्ट था वो हमारे अजातशत्रु जी ने बनवाया था। ठीक, फिर बात आती है तो इनका मेजर अपोनेंट कौन था, तो अवंती। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि ही फेस्ड स्ट्रॉन्ग अपोजिशन फ्रॉम अवंती। क्यों, क्योंकि अवंती जो था वो हमारा ऑलरेडी क्या कर चुका था कि वत्स जो है वो कैप्चर करके बैठ चुका था, मतलब उसके पास भी काफी सारा अच्छा खासा लैंड आ चुका था, है ना। और वो क्या कर रहा था, थ्रेट कर रहा था एक तरह से मगध एम्पायर को उस टाइम। ठीक, फिर बात आती है तो अरेंजेस फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल। ये आपको याद हो तो 483 बीसी के अराउंड इन्होंने क्या किया था, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल को पैटर्नाइज किसने किया था, हमारे अजातशत्रु जी ने, है ना। फिर बात आती है तो टेरिटोरियल कॉन्क्वेस्ट। सो ही स्टार्टेड द पॉलिसी ऑफ इंपीरियलिज्म। इंपीरियलिज्म क्या होता है, तो आपने क्या किया, अटैक किया और आपने टेरिटरी को कॉन्कर करना स्टार्ट कर दिया, तो ये होती है पॉलिसी ऑफ इंपीरियलिज्म। तो अर्लीस्ट लेवल पर हमें देखने को मिला कि मगध में इंपीरियलिज्म की पॉलिसी कौन ला रहा है, तो हमारे ला रहे हैं अजातशत्रु जी। ठीक है, फिर इन्हीं का जो सक्सेसर आता है उनका नाम होता है उदयन। उदयन का टाइम पीरियड क्या था रूल करने का, तो आप देखेंगे 460 बीसी टू 44 मतलब 444 बीसी। ठीक है, फिर बात आई है तो फाउंडेशन ऑफ पाटलिपुत्र। ठीक, ही लेड द फाउंडेशन ऑफ पाटलिपुत्र, मतलब उन्होंने क्या किया, आप कह सकते हैं कि उन्होंने ही इसको बनवाया था पाटलिपुत्र को। जो पाटलिपुत्र है वो प्रेजेंट टाइम का बिहार है। ठीक, फिर लेटर उन्होंने क्या कर दिया, इस पे कैपिटल शिफ्ट कर दिया अपनी। उसके बाद बात आती है तो शिशुनाग डायनेस्टी की बात करते हैं हम। हर्यंक डायनेस्टी के लास्ट रूलर कौन थे, पहले आप वो देखेंगे। तो नागदत्सक नाम के कौन थे हर्यंक डायनेस्टी के लास्ट रूलर। ठीक है, या आप चाहे तो उसके नीचे भी लिख सकते हैं अलग से, या फिर इस हेडिंग के अंदर भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हुआ क्या था, जो लास्ट रूलर थे नागदत्सक, वहां क्या हुआ कि पीपल्स रिबेलियन के चलते, मतलब एक छोटे से रिवोल्ट के चलते नागदत्सक को उनके थ्रोन से ओवरथ्रो कर दिया गया। ठीक है, और उनको हटाकर जो नया अपॉइंट किया गया किंग, उनका नाम था शिशुनाग। तो वहां से स्टार्ट होती है शिशुनाग डायनेस्टी। ठीक है, ये उन्हीं के मिनिस्टर थे या फिर कमांडर थे, आप याद रख सकते हैं। फिर शिशुनाग को क्या बना दिया गया, किंग अपॉइंट कर दिया गया। और जो सबसे मेजर पार्ट प्ले किया शिशुनाग ने यहाँ पर, उन्होंने क्या किया, जो अवंती से उनको डोमिनेंस मिल रही थी मगध को इतने टाइम से, है ना, इन्होंने क्या कर दिया, पिछले 400 साल से चलती आ रही जितनी भी राइवलरीज थी उनको खत्म किया और अवंती को अपने अंडर ले लिया। तो मोस्ट ऑफ द मेजर कंट्रीब्यूशन क्या रहा शिशुनाग का, अवंती कैप्चर करना।
फिर बात आती है तो काल अशोक का। काल अशोक का कौन थे? तो शिशुनाग के सक्सेसर, ऑब्वियस सी बात है। तो इन्होंने क्या किया था, तो आपको याद आ रहा हो तो सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल जो हुआ था उनके पैटर्नाइजेशन किसने की थी? काल अशोक ने, ठीक है। और वो कहां पर कंडक्ट हुआ था? तो वैशाली में, ये भी आपको याद होगा। मैं वो टेबल बता चुका हूं ना पहले, तो वही याद करनी है आपको, उससे आपके सारे डाउट क्लियर होते चलेंगे। फिर नंद डायनेस्टी, शिशुनाग डायनेस्टी अपने एंड पे आई, किस टाइम पीरियड पे आई? तो 344 बीसी में, ठीक है। उसके बाद स्टार्ट होती है हमारी नंद डायनेस्टी। नंद डायनेस्टी ज्यादा टाइम के लिए नहीं आई थी, 20 साल के पीरियड के लिए हमको देखने को मिली। और आपको हैरानी होगी कि 20 साल के अंदर अंदर लगभग इनके 8 किंग्स चेंज हो चुके थे। तो आप समझ सकते हैं कि कितना वीक शासन रहा होगा अगर आपको 20 साल के अंदर 8 किंग्स देखने को मिल रहे हैं, है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो मोस्ट इंपोर्टेंट किंग थे उनका नाम था महापद्मनंद, ठीक है। महापद्मनंद जो थे उन्होंने क्या कर दिया था? ओवरथ्रो कर दिया था शिशुनाग डायनेस्टी को। और उसके बाद इन्होंने कुछ टाइटल्स लिए थे छोटे छोटे, ये आपको याद रखने हैं। तो कैसे टाइटल्स थे वो देखते हैं, चलो। फिर सर्वशत्रांतक, फर्स्ट ऑफ ऑल इन्होंने क्या कहा कि ही वाज सर्वशत्रांतक, मींस द अपरूटर ऑफ क्षत्रिय क्लेम, ठीक है। ये मैं लिख देता हूं यहां पे, अपरूटर ऑफ क्षत्रिय आश्रम, ठीक है। उसके बाद बात आती है तो इन्होंने नाम लिया अपने आप को उग्रसेन। उग्रसेन यानी कि काफी बड़ी आर्मी का ऑनर, ठीक, ऑनर ऑफ अ लार्ज आर्मी। Then he said himself एकारत। एकारत मींस द सोल मोनार्क, है ना, मतलब मैं ही अकेला हूं जो रूल कर सकता है इस पूरे वर्ल्ड को, उसके अलावा कोई है ही नहीं, तो सोल मोनार्क। यहां तक समझ आ गया। उसके बाद बात करते हैं जो 8th रूलर थे, सीधा में वहीं जंप करना है, जो जिनका मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट अपन को याद करना है। क्यों याद करना है वो भी आपको पता लग जाएगा। तो धनानंद, धनानंद कौन थे? 8th रूलर थे नंद डायनेस्टी के। और मोस्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है इसमें कि अलेक्जेंडर जो आया था वो इन्हीं के टाइम पीरियड में क्या करता है? इंडिया को इन्वेड करता है, ठीक है। बस इतना सा याद रखना है। तो कब इन्वेड करता है अलेक्जेंडर? धनानंद के टाइम पीरियड में, ठीक है। नियर अबाउट 323 टू 326 बीसी के अराउंड हमारे अलेक्जेंडर आए थे इंडिया में, ठीक। फिर बात करते हैं तो रीजन ऑफ सक्सेस ऑफ मगध। मगध का ही सक्सेस होना क्यों लिखा था और क्या क्या मेजर रीजंस थे, है ना। और भी तो काफी सारे हमने 16 महाजनपद देखे हैं, तो ये इनमें से कोई एक और भी तो उभर कर आ सकता था, पर मगध ने सबको क्यों कॉन्क्वेस्ट किया ये देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो रीजन आता है ये होता है जियोग्राफिकल लोकेशन। तो मगध की जो जियोग्राफिकल लोकेशन थी वो कुछ ऐसी थी। मैंने आपको मैप दिखाया था पिछली क्लास में, उम्मीद करता हूँ आपके पास वो होगा, तो आप कभी देखिएगा तो आपको नोटिस करने को मिलेगा कि जो मगध था वो हमारे बंगाल के साइड कॉर्नर में था, है ना। तो उसके पास ऑब्वियस ही बात है कि ईस्ट में कोई एनिमी बैठा ही नहीं है ना। और जो अंग था उनके ऊपर बैठा था वो तो ऑलरेडी कैप्चर कर चुके थे, मतलब जो मेजर डोमिनेंस आने वाला था वो तो उन्होंने अपने अंडर ही ले लिया। अब कोई टेरिटोरी ऐसी बची ही नहीं जो उनके ऊपर क्या कर सके? शासन कर सके। तो ऐसे करते करते इनका एक्सटेंड क्या हुआ? बढ़ता गया, ठीक। फिर बात आती है तो इकोनॉमिकल फैक्टर्स। तो इकोनॉमिकल फैक्टर्स क्या थे? इनकी जो ट्रेड थी वो काफी मजबूत हो चुकी थी उस टाइम, है ना। ऑल ओवर द कंट्री ट्रेड कर रहे थे। अगर आपकी ट्रेड स्ट्रांग है तो ऑब्वियस सी बात है आपकी इकोनॉमी भी काफी अच्छी चल रही होगी। फिर लोकेशन ऑफ कैपिटल। सो देयर लोकेशन ऑफ कैपिटल, आपको याद आ रहा हो तो कैपिटल कौन सी थी अर्लीस्ट? राजगीर। तो राजगीर में मैंने आपको बताया था कि 5 पहाड़ियों से घिरी हुई जगह थी वो, है ना। और उस टाइम पर जब टेक्नोलॉजी कुछ थी नहीं, तो आपको लगता है कि आप 5 पहाड़ियों के एरिया को कैप्चर कर सकते हैं आसानी से? नहीं ना। इस कारण लोकेशन ऑफ कैपिटल क्या करती है? एक मेजर रोल प्ले करती है। ऐसे हमारा जो पाटलिपुत्र भी था लेटर ऑन शिफ्ट भी हुई कैपिटल यदि, तो वो भी आपको देखने को मिलेगा कि दोनों साइड से वो रिवर क्रॉस कर रही है वहां पर, है ना। तो दोनों साइड से रिवर से घिरा हुआ जो रीजन है वहां पर भी आपको क्या लगेगा? टाइम लगेगा कैप्चर करने में। फिर क्या बात आती है? लिबरल रिलीजियस आउटलुक। सो आपको देखने को मिलेगा कोई रेशियल डिस्क्रिमिनेशन नहीं देखने मिलेगा आपको रिलीजन के बेसिस पे, है ना। मतलब सारे रिलीजन इक्वली चलते थे उस टाइम, सबको क्या कर रहे थे? इक्वली मैनर में ट्रीट किया जा रहा था। तो ये भी एक बड़ा रीजन हो सकता है काफी सारी टेरिटरी पे राज करने का, है ना। क्योंकि अगर आपकी डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा है सोसाइटी में, है ना, कोई रेशियल लेवल पे डिस्क्रिमिनेशन भी नहीं कर रहा है, आपको कोई एक्सप्लॉइट भी नहीं कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है आपका शासन थोड़ा अच्छा जाने वाला है। फिर रोल ऑफ रूलर्स। तो रूलर्स का मेजर रोल क्या आया? तो सबसे पहले आप बात देखेंगे कि जितने भी रूलर्स आए वो सारे क्या करते चल रहे थे कि एक एक टेरिटरी कैप्चर करते चल रहे थे। मतलब क्या था? वो एम्बिशियस काइंड के रूलर्स थे,
है ना, उनको चाहिए कि हमें कॉन्क्वेस्ट करना है, मतलब करना है, ठीक। सो एम्बिशियसनेस ऑफ रूलर्स, ठीक है, सबको अपनी टेरिटरी एक्सपेंड करनी थी, तो एक फायदा क्या हुआ इससे, टेरिटरी एक्सपेंड करते करते ऑल ओवर इंडिया कैप्चर कर लिया इन्होंने, ठीक। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आ गया होगा। अब हमें सबसे मेजर पार्ट क्या पढ़ना है, हम मगध के बारे में जान चुके हैं कि टाइमलाइन कैसी रही होगी, है ना। उसके बाद ऑब्वियस सी बात है मौर्यन आएंगे, तो मौर्यन आने से पहले आप जानेंगे कि महाजनपद दास की सोसाइटी कैसी रही होगी, उसकी सोसाइटी को थोड़ा पढ़ लेते हैं, उसके बाद चलते हैं मौर्य एम्पायर के। हम देखते हैं कि महाजनपद दास में सोसाइटल पर्सपेक्टिव से क्या क्या चेंजेस आ रहे थे और क्या क्या मेजर चेंजेस हमें देखने मिले इन कंपैरिजन टू लेटर वैदिक पीरियड, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं जो हमारी मटेरियलिस्टिक लाइफ हुआ करती थी, जो लोग रह रहे थे सिंपल तरीके से, उनमें क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो मटेरियलिस्टिक लाइफ में सबसे मोस्ट ऑफ द कॉमन चेंज जो देखने को मिला वो है नदन ब्लैक पॉलिश वेयर। आपको याद आ रहा हो तो मैंने आपको 4 पॉटरीज के नाम बताए थे। सबसे पहले कोडेड इम्पोसेस्ड, है ना, उसके बाद आपको क्या देखने को मिली थी, रेड एंड ब्लैक वेयर, उसके बाद बताइए ग्रे पेंटेड वेयर, है ना, उसके बाद बात आती है तो नदन ब्लैक पॉलिश वेयर, है ना। तो नदन ब्लैक पॉलिश वेयर जो है वो आप कह सकते हैं कि सबसे मॉडर्न टाइप ऑफ पॉटरी जो देखने को मिली हमें एशियन हिस्ट्री में वो है, ठीक। तो महाजनपद दास पीरियड आते आते हमें देखने को मिल गया था कि नदन ब्लैक पॉलिश वेयर आ चुकी है सोसाइटी में। ऐसा नहीं है कि हर जगह देखने को मिल रही थी, उस टाइम भी कॉमन तो कौन सी थी, अभी भी पेंटेड ग्रे वेयर कॉमन थी, है ना, जो हमारे लेटर वैदिक एज में देखने को मिली थी। पर ये जो नदन ब्लैक पॉलिश वेयर है ये एक ग्लोसी और शाइनी फिनिश की पॉटरी हुआ करती थी जो आपको रिच हाउस होल्ड्स में देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि नदन ब्लैक पॉलिश वेयर सबसे पहले कहां पर देखी, तो हमको देखने को मिलती है महाजनपद दास पीरियड, ठीक। फिर बात आती है जो टाउन्स की लाइफ थी वो कैसी हुआ करती थी। तो टाउन्स के बारे में जानेंगे तो आपने देखा होगा कि मॉडर्न टाउन्स लाइक कौशंबी, है ना, राजगीर की हमने बात की, पाटलिपुत्र, अयोध्या, सरुष्टि, ये सब क्या कर रहे थे, इमर्ज कर रहे थे धीरे धीरे। तो हमारा मगध एम्पायर जब आया, या कह सकते हैं कि जब महाजनपद दास चल रहा था, महाजनपद पीरियड, तो ये सब जो टाउन्स थे वो क्या कर रहे थे, इमर्ज कर रहे थे। और मोस्ट ऑफ द टाइम आपको देखने को मिलेगा या तो ऐसा टाउन जहां से कोई ट्रेड रूट होकर गुजर रहा है ना, क्योंकि उस टाइम पाटलिपुत्र से भी ट्रेड रूट जाता था हमारा, या फिर कोई ऐसा टाउन जो रिवर बैंक्स के आसपास है, वहां आपको क्या देखने को मिलेगा, इमरजेंस देखने को मिलेगी, ठीक। फिर सीट्स ऑफ गवर्नमेंट लेटर ऑन मार्केट, तो इसका मतलब क्या है, दे वर अर्लियर द सीट ऑफ गवर्नमेंट, है ना, एंड लेटर ऑन टर्न्ड आउट एज द मार्केट फॉर मर्चेंट्स, ठीक है। मतलब स्टार्टिंग टाइम में क्या हुआ करते थे, जो किंग्स हुआ करते थे यहाँ पर बैठा करते थे, या फिर क्या हुआ करता था कि पूरा रूल कहाँ से कंसोलिडेट होता था, तो इन पर्टिकुलर टाउन से होता था। फिर धीरे धीरे करके क्या हुआ, यहाँ पर मार्केट इवॉल्व होने लगे, जितने भी मर्चेंट्स थे वो यहाँ आने लगे, ट्रेड टाउन बनने लगे, है ना। तो उससे क्या हुआ, जो मेजर मार्केट टाउन की तरह ये क्या हुआ, इमर्ज हुए। फिर ट्रेड रूट्स एंड रिवर बैंक्स, ये मैं आपको बता चुका हूँ, ट्रेड रूट और रिवर बैंक के आसपास हुआ करते थे। फिर बात आती है तो गिल्ड सिस्टम की। अर्लीस्ट गिल्ड सिस्टम हमने कहाँ पढ़ा था, तो अभी लेटर वैदिक एज में पढ़ के आ रहे हैं हम उसके बारे में। तो सेम वही कॉन्सेप्ट है, ठीक है, श्रेणी, पुर और नगर, इन 3 चीजों में आपके टाउन को बांट दिया, ठीक। तो क्या हुआ कि अर्थशास्त्र में लेटर ऑन गिल्ड्स के बारे में इन डिटेल मेंशन देखने को मिला हमें। और क्या देखने को मिला कि गिल्ड्स के बारे में कहा गया कि फर्स्ट ऑफ ऑल यदि कोई गिल्ड है तो उसको अपने आप को किंग के पास रजिस्टर करवाना पड़ेगा कि हाँ हम पर्टिकुलर रजिस्ट्रेशन देते हैं, तो किंग अगर उन्हें अलॉट करेगा उसी के बाद वो गिल्ड कहलाएंगे, ठीक है। और गिल्ड कहलाने के बाद उनके फायदे क्या होंगे, तो उनके पास खुद की ऑटोनॉमी आ जाएगी, है ना, उसके साथ साथ जुडिशियल पावर भी उनको सारी मिल जाएगी। तो खुद से क्या कर सकते हैं, जुडिशियल पावर अपनी रन कर सकते हैं, और आप कह सकते हैं कि छोटी सी एक ट्राइब की तरह वो रहने लग जाएंगे, ठीक। तो इससे हमारा फायदा क्या होगा, किंग को क्या फायदा हुआ किसी गिल्ड को बनाने में, तो आप खुद देखेंगे कि इनको कंटिन्यूस क्या मिल रहा है, टैक्स प्रोवाइड हो रहा है किंग को, है ना। एक पर्टिकुलर गिल्ड है वो काफी सारा बड़ा अमाउंट लाकर टैक्स की तरह आपको किंग को पे कर रही है, ठीक है। तो इससे ये फायदा हुआ। फिर बात आई मनी, तो मनी का कैसा नेचर था उस टाइम, तो आपको याद होगा, तो मैंने अर्लीस्ट टाइम पे आपको कॉइन्स बताए थे, जैसे ये गोल्डन कॉइन्स हमारे कौन लेकर आए थे, तो इंडो ग्रीक्स लेकर आए थे। अर्लीस्ट कॉइन किसे कंसीडर किया गया, तो पंच मार्क्ड सिल्वर कॉइन्स को क्या कहा जाता है, अर्लीस्ट कॉइन रिफर किया जाता है। हालांकि लेटर वैदिक एज में भी मैं आपको बता चुका हूं कि आपको कौन कौन से कॉइन्स देखने को मिले, हर चीज के, मेटल्स के भी कॉइन्स देखने को मिले, है ना, तो मैंने सबको मेंशन किया था, पर उनके हमें कोई प्रॉपर प्रूफ नहीं मिला अभी तक, आप कह सकते हैं। तो इस कारण हम किसे कंसीडर करते हैं, तो पंच मार्क्ड सिल्वर कॉइन्स को अर्लीस्ट कॉइन हम कंसीडर करते हैं, जो कि हमें देखने को मिला महाजनपद दास एरा में। फिर बात आती है, तो ये आप देखिए गिल्ड से क्या कर रहे हैं, इशू हो रहे हैं, ये जो पर्टिकुलर गिल्ड्स बन रखी थी
यही क्या करते थे कि मिंट्स में इन्हें प्रिंट किया करते थे। फिर राइटिंग, तो राइटिंग कल्चर का क्या सीन चल रहा था तो मैं बताता हूँ। देखिए राइटिंग कल्चर में क्या था, तो लेटर वैदिक में आपको याद हो तो राइटिंग काफी ज्यादा इवॉल्व हो चुकी थी, है ना। वेदास देखना, ब्राह्मण्स देखने को मिले हमें, 4 वेद देखने को मिले, ऐसे कर कर उपनिषद भी देखने को मिले। तो राइटिंग इवॉल्व ऑलरेडी वहां भी हो चुकी थी। पर हमको क्या देखने को मिलेगा कि जो मेजर इमर्जेंस आई है राइटिंग के फील्ड में, तो वो आई है महाजनपदास में। तो हम क्या कंसीडर करेंगे कि राइटिंग्स जो है वो हमें महाजनपदास में ज्यादा देखने को मिली है। और ऐसा हम क्यों कंसीडर कर रहे हैं, क्योंकि आपको याद हो तो वो जो चीज थी उनको क्या कह रहे थे हम लेटर वैदिक एज में, श्रुति, है ना, यानी कि सुन के बनाया गया। तो कोई चीज यदि सुन के बनाई गई है तो उसे प्रॉपर राइटिंग में हम काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। इस कारण हमें राइटिंग किस में देखनी है सबसे ज्यादा, महाजनपदास एरा में। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये जो कॉन्सेप्ट था, क्या कॉन्सेप्ट, बुक कीपिंग का कॉन्सेप्ट, है ना, बुक कंपाइलेशन का कॉन्सेप्ट, कि आपने खुद की बुक बना ली, है ना, हर चीज का आप हिसाब लिख कर चल रहे हैं। उसके साथ साथ जो टैक्स चल रहे थे, ट्रेड चल रही थी, उसको भी मेंशन करके रखना अपनी बुक्स वगैरह में, ठीक है। फिर बात आती है तो विलेज लाइफ। अब हम पढ़ेंगे कि विलेज लाइफ कैसी थी वहां की, है ना। तो विलेज लाइफ में आपको देखने को मिलेगा कि ये भी क्या कर रहे थे, पैरेलल ग्रो कर रहे थे। जैसे कि टाउन सिटी इमर्ज हो रही थी, वैसे वैसे हमारे जो छोटे विलेजेस थे वो भी इमर्ज कर रहे थे। और किस कारण इमर्ज कर रहे थे, तो आपको पता होगा आयरन रेवोल्यूशन आया था। आयरन रेवोल्यूशन के चलते क्या हुआ, एग्रीकल्चर भी इंप्रूव हो गया। तो ये भी क्या करने लगे, टैक्स में कंट्रीब्यूशन बराबर का देने लगे, ठीक है। तो देखिए मोस्ट ऑफ ऑल पाली जो पुराने टैक्स देखने को मिले हमें, पाली टैक्स, आपको पता होगा पाली टैक्स सबसे ज्यादा कौन से हैं, तो बुद्धिज्म के ऑब्वियसली, है ना। तो वहां पर हमें देखने को मिला है कि 3 टाइप्स ऑफ विलेज मेंशन्ड है। 3 टाइप्स ऑफ विलेज, यानी आप ये देखिए इस टाइप का कोई विलेज सिस्टम हुआ करता था, ठीक है, ये आपका विलेज सिस्टम है। तो ये जो मोस्ट ऑफ ऑल जो आपका बीच वाला पार्ट है, इसे क्या कहा गया, कोर विलेज। क्या कहा गया, तो कोर विलेज, ठीक है। उसके बाद ये जो सेकंड वाला पार्ट आता है, यहाँ जो बाहर एक ये बीच वाला जो विलेज भर रखा है, उसको क्या कहा गया, तो इसे कहा गया क्राफ्ट्समैन विलेज, क्राफ्ट्समैन विलेज, ठीक। और ऐसे ही जो आउटर पार्ट है वो ऑब्वियसली बॉर्डर विलेज, ठीक है। ये 3 टाइप के आपको विलेज डिफाइन किए गए हैं। तो आपको एक चीज याद रखनी है कि जो कोर विलेज हुआ करता था हमारा, उसके जो आप कह सकते हैं हेडमैन हुआ करते थे, उनका नाम था भोजक, ठीक है। जो कोर विलेज हुआ था उनका हेडमैन कौन हुआ करता था, भोजक, ठीक है। हालांकि ये कॉन्सेप्ट ज्यादा कॉमन नहीं है, ग्रामीणी का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको आगे जाकर कॉमन देखने को मिलेगा। पर अभी के लिए आपको याद रखना है कि कोर विलेज में यदि कोई हेडमैन है तो उसका नाम हम क्या दे रहे हैं, भोजक, ठीक है। और इसी के साथ साथ जैसे कि ये जो मेजर पार्ट हुआ करता था कोर के साथ इंक्लूडिंग क्राफ्ट्समैन विलेज, इनमें कौन रहा करते थे, तो आर्यन कम्युनिटी के लोग ज्यादा रहा करते थे, है ना। और रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के चलते हमें क्या देखने को मिलेगा कि जो बॉर्डर विलेज है वहां पर सेटलमेंट्स किसकी है, तो ऑब्वियस सी बात है नॉन आर्यंस जो पर्सन है उनकी हमें क्या देखने को मिल रही है, सेटलमेंट्स देखने को मिल रही है। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज आपको समझ आ गई होगी, वैसे इतनी कॉम्प्लिकेटेड है भी नहीं। चलिए विलेजेस का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ। उसके बाद बात करते हैं हम कि टैक्सेशन सिस्टम कैसा था, है ना। तो टैक्सेशन सिस्टम की बात आती है तो फर्स्ट ऑफ ऑल इनिशियली में क्या देखने को मिलता है कि कॉन्सेप्ट ऑफ बलि। बलि क्या हुआ करता था, अर्लियर टाइम पे ट्रिब्यूटरी टू किंग, ठीक है। कर दिया, राइटिंग अच्छी नहीं आ रही, ठीक है। तो बात करते हैं कि बलि जो अर्लियर टाइम पे थी वो ट्रिब्यूटरी टू किंग, मतलब आप कह सकते हैं कि गिफ्ट के तौर पर हम क्या देते थे, किंग को दिया करते थे बलि, ठीक है। ये बलि वो पर्टिकुलर नहीं है कि एनिमल ही किल करना है कोई, ठीक है। पैसे के रूप में जो आपको बलि दी जा रही है या जो प्रीशियस गिफ्ट दे रहे हैं आप कह सकते हैं बुलियंस जो आप दे रहे हैं किंग को, वही है। तो फिर लेटर ऑन इट गॉट मैंडेटरी, मतलब कि क्या हुआ कि धीरे धीरे चलते ये एकदम कंपलसरी बन गया, एक ट्रेंड बन गया। यदि आपसे किंग का कोई काम है या आपको कहीं से कोई काम है, आपको कोई काम निकलवाने जाना है आपसे, तो आपको कुछ ना कुछ लेकर जाना पड़ेगा, है ना। तो वो क्या हुआ, बलि का कॉन्सेप्ट ऐसे करके मैंडेटरी बन गया। फिर बात आती है टैक्सेशन क्लियर हुआ। उसके बाद बात आती है तो आर्मी। अब आर्मी में क्या हुआ, जो आर्मी के लिए टैक्स कलेक्ट करता था उसे क्या कह दिया गया, बलि साधक, है ना। टैक्स यानी बलि। अब जो उसे कलेक्ट कर रहा है उस ऑफिशियल को क्या कह दिया गया, बलि साधक, महाजनपदास के टाइम में। फिर तो बात आती है ट्रेडर्स। अब ट्रेडर्स की क्या बात आ रही है, तो देखिए ट्रेडर्स ऑब्वियसली बात है जो मर्चेंट्स है मार्केट में, अगर वो कुछ ट्रेड कर रहे हैं तो उनको टैक्स देना पड़ेगा। तो पेड टू शुल्क अध्यक्ष, अब इनसे जो कलेक्ट कर रहा है टैक्सेस, इनसे तो जितने मर्चेंट्स है या ट्रेडर्स है उनसे जो कलेक्ट कर रहा है टैक्सेस, उस पर्सन को कह दिया गया शुल्क अध्यक्ष, ठीक है। यानी शुल्क का अध्यक्ष
और उसका कह सकते हैं देख रेख करने वाला। फिर बात आती है पीजेंट्स। अब पीजेंट्स की बात आ रही है, ये टैक्सेशन से अलग टॉपिक है, ठीक है, इसमें भी लिखा हुआ तो है ही वैसे। तो इनको क्या करना पड़ता था, अपना 1/6 ऑफ प्रोड्यूस देना पड़ता था। जो भी प्रोड्यूस किया, या एग्रीकल्चर प्रोड्यूस कह सकते हैं, मेजरली पीजेंट उनके लिए यूज हो रहा है। तो 1/6 ऑफ प्रोड्यूस इनको क्या करना पड़ता था, रॉयल एजेंट्स को देना पड़ता था, जो आपके किंग की तरफ से आए। फिर ब्राह्मण्स एंड लार्ज मर्चेंट्स वर फ्री फ्रॉम टैक्सेस, ठीक है, मतलब कि जो ब्राह्मण्स थे और लार्ज मर्चेंट्स थे, ऑब्वियस सी बात है कि इनके भी तो कुछ रिलेशंस रहे होंगे। और ब्राह्मणिकल सोसाइटी तो ऑलरेडी बन ही चुकी थी, हमने लेटर वैदिक एज में देखा ही है। तो ब्राह्मणिकल डोमिनेंस आपको देखने को मिल रही है। तो उनके लिए क्या हो चुका था, फ्री हो चुका था ट्रेड, ना उनको टैक्स करने थे, ना उनकी ट्रेड भी फ्री थी, ठीक। फिर उसके बाद बात आ रही है, तो जो लार्ज मर्चेंट्स थे उनके लिए भी क्या था, टैक्सेशन फ्री कर रखा था किंग ने कुछ पर्टिकुलर टाइम पे। फिर बात आ रही है तो एडमिनिस्ट्रेशन समझते हैं, ज्यादा लेंथी एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है, महाजन प्रताप की एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ी सॉर्टेड टाइप की है। तो आपको समझाते हैं। आप देखिए ऑब्वियस सी बात है, किंग होगा एक बैठा होगा, ट्राइबल जो चीफ हुआ करता था लेटर उनका कैसे डेवलप हो गया किंग के रूप में। तो अब जो किंग हुआ करता था वो क्या हुआ करता था, ऑब्वियस सी बात है हेड ऑफिशियल होगा, है ना। सो एंजॉयड द मोस्ट प्रीशियस स्टेटस, है ना। तो इसने रूल किस चीज के साथ किया, तो हम पढ़ेंगे हाईएस्ट ऑफिशियल एंड रूल्ड अमंग मंत्रीज, महामात्राज एंड सेना नायक्स। ये कुछ पोस्ट हुआ करती थी मिनिस्टर्स की, ये सब भी आपको याद रखनी है। उसके बाद बात आई है रूरल एडमिनिस्ट्रेशन की, मतलब जो विलेजेस का एरिया था वहां पर आपकी एडमिनिस्ट्रेशन कैसी देखने को मिल रही है। तो और कुछ नहीं करना, केवल एक मेजर नाम याद रखना है, ग्रामीणी। अब जो हमारा ग्रामीणी वाला पार्ट है वही कौन था, रिस्पॉन्सिबल था लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए आपके कहां पर, विलेजेस में। उसके साथ साथ टैक्स कलेक्ट भी उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी यदि आप विलेज में हैं, समझ गए। तो आपको देखने को मिलेगा, इसका एक एग्जांपल बताता हूं मैं। जो हमारे बिंबिसार किंग थे उनको लेकर एक टेक्स्ट में मेंशन है कि उन्होंने 86,000 ग्रामीणीज की क्या बुलवाई थी, एक मीटिंग बुलवाई थी। तो इस एग्जांपल से आपको क्या समझ आता है कि जो भोजक का कॉन्सेप्ट था, जो हमें देखने को मिला कि कोर विलेज पे हेडमैन बैठा है ना, उसका कॉन्सेप्ट काफी कम है। क्योंकि आप खुद देखिए 86,000 ऑफ नंबर्स ग्रामीणीज आप बुला रहे हैं, है ना। तो इन कंपैरिजन टू भोजक ऑब्वियसली ये काफी बड़ा नंबर है ना। तो ग्रामीणी का जो कॉन्सेप्ट है वो ज्यादा कंसोलिडेट होता दिख रहा है महाजनपदास सोसाइटी में, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको सोसाइटी समझ आ गई होगी थोड़ी बहुत, ज्यादा दिक्कत नहीं आई होगी। अब आगे बात करते हैं, सोसाइटी में बात करते हैं कि हमारा जो मोनार्कियल और रिपब्लिकन सिस्टम था गवर्नमेंट का, आपको याद आ रहा होगा, मैंने आपको बताया था, बेसिक था, है ना। 3 महाजनपदास इंक्लूडेड थे, उसमें कौन कौन से थे, तो सृष्टि, वज्जी और माला, ये 3 नाम को याद रखने हैं, जिसके रिपब्लिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आपको देखने को मिल रही है जहाँ पे मेजरली, ठीक है। और ऐसे भी कई थे जिन्होंने लेटर ऑन शिफ्ट किया था रिपब्लिकन पे, है ना। तो ये चीजें आपको याद रखनी है, मैं फैक्चुअल डाटा ऑलरेडी बता चुका हूं। तो अब हम देखेंगे कि व्हाट वाज द मेजर डिफरेंस बिटवीन मोनार्कियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट एंड द रिपब्लिकन सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। तो हमें देखने को मिलता है कि जो मोस्ट ऑफ द रिपब्लिकन सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है वो कहां देखने को मिल रहे हैं, वो उन महाजनपदास में देखने को मिल रहे हैं जो कि हमारे हिमालयंस की फुटहिल्स में देखने को मिलते हैं हमें, ठीक है। तो सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या देखेंगे, सो असेंबलीज फॉर डिसीजन मेकिंग, है ना। तो रिपब्लिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता था कि असेंबलीज देखने को मिल रही है आपको छोटी छोटी, किसके लिए, तो हर डिसीजन मेकिंग के लिए। काफी सारे किंग की क्या देखने को मिल रही है, असेंबलीज देखने को मिल रही है। और आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि छोटे छोटे किंग हैं जो छोटे अपनी प्रोविंसेस लेके बैठे हैं अलग अलग, और इन सब के किंग का एक मिक्स डिसीजन बनता था एक महाजनपद को चलाने के लिए, ठीक है। तो वही आपकी होती है रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो ये काफी सारे पर्सपेक्टिव में क्या है, अलग है जो अपने बेसिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है ना। तो काउंसिल ऑफ किंग, इसमें लिखा हुआ है काउंसिल ऑफ किंग, तो छोटे छोटे किंग मिलके एक काउंसिल बनाते हैं, साथ में डिसीजन लेते हैं, उसके बाद महाजनपद चलता है, ठीक है। फिर तो उसके साथ साथ क्या हुआ करता था, एक तो मल्टीपल किंग्स, उसके साथ साथ अलग अलग मिनिस्ट्रियल पोस्ट भी क्या करते थे, मेंटेन करते थे। जैसे कि क्या नाम हो गए उनके, तो उपराजा, सेनापति, बंदगारिका, ये कुछ मेजर क्या थे, ऑफिशियल्स हुआ करते थे जो वो मेंटेन करते थे अपनी ट्रूप्स के साथ, ठीक है। फिर बात आती है, सो नो सिंगल रूलर्स, स्मॉल राजास एंड ऑन देयर ऑन आर्मी, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक तो स्मॉल रूलर्स हुआ करते थे प्रोविंसेस के, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, और ये जो हर पर्टिकुलर किंग हुआ करता था ये खुद की एक छोटी सी आर्मी लेकर चलता था, है ना। तो मैं उम्मीद करता हूं कि रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट समझ आ गया होगा। और इसका एक मेजर इंपैक्ट क्या पड़ा, जो आपके ब्राह्मणिकल डोमिनेंस चल रही थी सिंपल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, वो यहाँ पर थोड़ी कम पड़ती दिखी, मतलब कंपैरेटिवली बात कर रहा हूं मैं। और कैसे कम पड़ती दिखी, तो आप खुद सोचिए, डिसीजन मेकिंग में ऑलरेडी आपके पास मल्टीपल ऑफ किंग्स हैं, उसके बाद मल्टीपल ऑफिशियल्स हैं,
है ना। तो आपको लगता है कि सबसे पहले इंपॉर्टेंस हम ब्राह्मण्स को देंगे डिसीजन मेकिंग के लिए? नहीं ना, क्योंकि ऑलरेडी काफी सारे किंग्स बैठे हैं वहां पर जो क्षत्रियाज है और जिनका क्या कर रहा है, ओपिनियन मैटर कर रहा है ना। तो उनके ओपिनियंस इतने सारे हो जाएंगे कि किसी तीसरे के ओपिनियन की नीड ही नहीं पड़ेगी। ठीक, अब बात आई है, ये क्लियर हो चुका होगा। अब बात आई है इन्वेजन्स की, जो मल्टीपल इन्वेजन हमें स्टार्टिंग में देखने को मिले। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल इन्वेड कौन करता है? तो पर्शियंस इन्वेड करते हैं हमारे एंशिएंट हिस्ट्री में। ठीक है, तो इन्वेजन में फर्स्ट ऑफ ऑल कौन देखने को मिला? पर्शियन। जो आज का ईरान है वही पर्शियन इन्वेजन है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कौन इन्वेड करता है? सो इन्वेजर, फर्स्ट इन्वेडर वाज डेरियस द ग्रेट। ठीक है, डेरियस द ग्रेट, he invaded the India in year about 516 to 518 BC period। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो सबसे मेजर चेंजेस क्या है ये पढ़ेंगे। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हुआ? तो ये क्या थे? स्मॉल प्रिंसिपैलिटीज थी, उन पे ये रूल करने आया था। और सबसे मेजर रीजन क्या था? ये जो प्रिंसिपैलिटीज थी ये ट्रेड में काफी रिच थी, है ना। ऑल ओवर द वर्ल्ड कनेक्ट होता था इनसे सीधा सीधा। उसी के साथ साथ ये एग्रीकल्चर में भी काफी रिच थी। ठीक है, तो प्रोडक्शन आपकी अच्छी हो रही है, ट्रेड भी रिच हो रहा है, तो कौन नहीं चाहेगा कि ऐसी जगह पे वो अपना दबदबा बनाए रखे, है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डेरियस द ग्रेट आता है गांधार और कंबोज को कैप्चर करने के लिए। ये जो स्मॉल प्रिंसिपैलिटीज है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि मोस्ट ऑफ ऑल जो आपको इन्वेजन देखने को मिलेंगे यहीं से देखने को मिलेंगे, क्योंकि यहाँ से जो आपका इंडिया का जो रूट है वो ओपन हो जाता है फुल्ली, है ना। जो नदर्न फ्रंट बैरियर है उसको अगर आपने क्रॉस कर लिया और उसे आपने क्या कर लिया, कैप्चर कर लिया, तो आप ऑल ओवर द इंडिया इजी कैप्चर कर सकते हैं। ठीक, इसलिए जितने भी इन्वेजन देखने को मिले हैं आपको यही देखने को मिलेंगे सेंट्रल एशिया से। फिर तो बेहस्तून इंस्क्रिप्शन करके एक है डेरियस द ग्रेट का। बेहस्तून इंस्क्रिप्शन में ये मेंशन करते हैं अबाउट गांधार एंड कंबोज कैप्चर। ठीक है, फिर बात आई है, तो आपको हैरानी होगी जानकर कि 20th प्रोविंस था एक, तो ये है ना 28 में से 20th प्रोविंस था जो गांधार बना था कैप्चर होने के बाद ईरान की। ठीक, और उस टाइम पर केवल 1/3 ऑफ रेवेन्यू जो था पूरे रेवेन्यू का, ये जो 28 प्रोविंस रेवेन्यू दे रही थी ईरान को, उसमें से 1/3 रेवेन्यू अकेला गांधार उनको लाकर दे रहा था। तो आप खुद समझिए कि कितना ट्रेड सफिशिएंट और कितना एग्रीकल्चर या प्रोडक्शन सफिशिएंट ये एरिया रहा होगा, है ना। उसके बाद बात आती है तो मोस्ट ऑफ चेंजेस क्या देखने को मिले सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से पर्शियन इन्वेजन के बाद? तो आपको देखने को मिलेगा कि डेवलपमेंट ऑफ न्यू लिटरेरी वर्क्स, है ना। तो कैसे हुआ? जो सोसाइटी थी उसमें लैंग्वेज चेंज भी आया थोड़ा सा, और जो पर्शियन लैंग्वेज थी उसके साथ साथ मिक्स होकर खरोष्टी स्क्रिप्ट आपको देखने को मिली। खरोष्टी स्क्रिप्ट देखने को मिली, इसका मतलब क्या है? जैसे कि आपने देखा होगा, आप बात हिंदी में करते हैं पर उस हिंदी को आप इंग्लिश में यदि लिख रहे हैं, है ना, तो वो कौन सी स्क्रिप्ट हो जाएगी? इंग्लिश स्क्रिप्ट हो जाएगी, ऑब्वियसली रोमेनियन स्क्रिप्ट हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, पर उसका मतलब क्या निकलेगा? अभी भी हिंदी में ही निकलेगा। तो खरोष्टी स्क्रिप्ट में भी क्या होने लगा? जो आप बात कर रहे हैं सिंपल, यदि आप उसको लिखते हैं तो आप कैसे लिख रहे हैं? खरोष्टी स्क्रिप्ट में लिख रहे हैं, समझ रहे हैं। उसको पढ़ेंगे आप हिंदी की तरह या फिर पढ़ेंगे आप उसी को उसी तरह जो अपन बात करने लग रहे हैं आपस में, पर वो जब पढ़ने में, जब वो लिखने में आएगी तो उसकी स्क्रिप्ट क्या हो चुकी होगी? चेंज हो चुकी होगी। ठीक है, उसके साथ साथ क्या देखने को मिला? जो मोस्ट ऑफ कल्चरल इंपैक्ट देखने को मिला। तो कल्चरल इंपैक्ट क्या हुआ? मॉडर्न टाइम्स पे अपन को काफी सारे चेंजेस देखने को मिले। जितनी भी बिल्डिंग्स बन रही थी, नए नए टेक्सचर्स बन रहे थे, उनमें हमें थोड़ा पर्शियन इंपैक्ट देखने को मिल गया, है ना। जैसे आपको देखने को मिलेगा कि ये जो उस टाइम मौर्यन एम्पायर का क्या हो रहा था, जितने भी मतलब टेक्सचर बन रहे थे या फिर आपको देखने मिला पेंटिंग्स हो गई या फिर बिल्डिंग्स हो गई, तो यहाँ पे क्या इंपैक्ट देखने को मिला? पर्शियन सा थोड़ा आप कह सकते हैं टच आ गया, है ना। तो मोस्ट ऑफ ऑल आपको क्या देखने को मिला? जो अशोका के पिलर्स थे उसमें जो कैपिटल हुआ करते थे उसमें क्या फर्क आया? तो इन्होंने बेल शेप्ड क्या कैपिटल बनाना चालू कर दिए। ये पहले हमारे इंडिया में एग्जिस्ट नहीं करते थे, तो ये पर्शियन इन्फ्लुएंस कह सकते हैं हम इसे। ठीक है, फिर बात आई है तो मैसिडोनियन इन्वेजन। मैसिडोनियन इन्वेजन क्या है? जो ग्रीक का इन्वेजन होने लगा। पहले पर्शियन इन्वेजन हुआ, उसके बाद हुआ ग्रीक का इन्वेजन। तो यही है मैसिडोनिया की साइड से जो इन्वेजन हुआ है उसको कहा जा रहा है यहाँ पर क्या कि मैसिडोनियन इन्वेजन हुआ ग्रीक की तरफ से। ठीक, उसके बाद बात आई है तो फर्स्ट ऑफ ऑल डेरियस द ग्रेट, उसके बाद आते हैं अलेक्जेंडर। जो अलेक्जेंडर का इन्वेजन हुआ वो होता है हमारे 326 बीसी के अराउंड। ठीक है, तो जब अलेक्जेंडर इन्वेड करते हैं तो इनके बारे में आपको एक फैक्चुअल डाटा याद करना है, थोड़े बहुत ज्यादा नहीं। तो ये सन हुआ करते थे फिलिप के। फिलिप जो किंग हुआ करते थे मैसिडोनिया के उस टाइम, ये उनके सन थे। और 20 की एज में इन्होंने क्या कर लिया था? सक्सीड कर लिया था अपने फादर को। ठीक है, और इनमें क्या था कि एम्बिशन था एक कि कॉन्क्वेस्ट ओवर वर्ल्ड, इनको वर्ल्ड का कॉन्क्वेस्ट करना था। और ये धीरे धीरे मैसिडोनिया,
और इजिप्ट, ऐसे करते करते एरिया कैप्चर करते करते ये अटोक में आप पहुंचे हमारे इंडिया के पास 326 BC में। ठीक है, फिर क्या हुआ, तो तक्षशिला एंड अम्बी। तो तक्षशिला एंड अम्बी का क्या रिलेशन है मैं बता देता हूँ। जो तक्षशिला रीजन है हमारा, उसके जो किंग हुआ करते थे उनका नाम था अम्बी, है ना। तो जैसे ही अलेक्जेंडर ने इन्वेड किया तो अम्बी ने क्या कर दिया, इनको सबमिट कर दिया, है ना। इन्होंने हार मान दी कि तक्षशिला आप ले लीजिए और तक्षशिला कैप्चर हो गया अलेक्जेंडर के द्वारा। उसके बाद बात आती है, तो ये इन्वेड करते करते आते हैं हमारे झेलम और चेनाब वाले रीजन के बीच। जो हमारी झेलम परुष्णी रिवर है, आपको याद आ रहा होगा, तो उसके बीच का जो रीजन था उस रीजन को कहते हैं हिडेप्सिस, है ना। ये आपको याद रखना है, ग्रीक लोग कहते हैं, हिडेप्सिस कहते हैं इसे। इस कारण यहाँ पर क्या होता है, द बैटल ऑफ हिडेप्सिस या फिर पोरोशनी बैटल, है ना। ये इन 3 नाम है इनके अलग अलग, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो फिर बात आती है, तो यहाँ का किंग कौन था, झेलम और चेनाब के बीच के रीजन का किंग कौन था, पोरस। तो इसने क्या कर दिया, मना कर दिया सरेंडर करने से, है ना। तो इसकी ब्रेवरी को देखकर, हालांकि ये हार गए थे अलेक्जेंडर के द्वारा, पर इनकी ब्रेवरी को देखकर इनको क्या कर दिया, इनका एम्पायर वापस दे दिया गया, है ना। और उसके बाद आपको अगर एक्सटेंड याद हो तो झेलम, चेनाब, उसके बाद कौन सी रिवर आती है, ब्यास। तो ब्यास रिवर तक आते आते इनकी आर्मी ने क्या कर दिया, रिवोल्ट कर दिया इनके खिलाफ, क्योंकि वो काफी टाइम से क्या करते आ रहे थे, सफर करते आ रहे थे और काफी सारे क्या कर चुके थे, कॉन्क्वेस्ट कर भी चुके थे। तो इसके बाद इन्होंने क्या कर दिया, इनके अगेंस्ट रिवोल्ट कर दिया, जिसके कारण अलेक्जेंडर को क्या करना पड़ा, लौटना पड़ा वापस। और ऐसे करके 33 की एज में ये डाई हो जाते हैं। कहां पर डाई होते हैं, तो बेबीलोन नाम की एक जगह है, वहां पर इनकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। ठीक है, ये सब आप लिख सकते हैं नोट्स में, मैं आपको कहानी की तरह इसलिए बता रहा हूं जिससे कि फैक्चुअल डाटा आपको जल्दी याद हो जाए। ठीक, तो बेबीलोन में जाकर इनकी डेथ होती है सितंबर 325 BC के अराउंड। ये वापस निकलते हैं यहाँ से और बेबीलोन में डेड हो जाते हैं। फिर मैसिडोनिया, बेबीलोनिया एंड इजिप्ट, ये सब क्या थे, तो जो इनके एरियाज कैप्चर किए हुए थे वो लेटर ऑन क्या हुआ, छोटी छोटी प्रोविंसेस या फिर कह सकते हैं कि छोटी छोटी स्टेट्स में डिवाइड हो गए। तो उन्हीं कुछ नाम है यहाँ पर, मैसिडोनिया, बेबीलोनिया और इजिप्ट, ये जो कुछ सेटलमेंट्स बनी उनके जाने के बाद। फिर इफेक्ट्स क्या हुए, मेजर इफेक्ट्स देखने को मिलेंगे हमारे इंडिया में। क्या इफेक्ट्स हुए, ठीक, तो जैसे कि एंशिएंट यूरोप और एंशिएंट जो एशिया था उसके बीच में अब क्या बन चुका था, कनेक्शन बन चुका था, मतलब सबको पता लग गया था कि ये रूट है और हाँ यहाँ पर कैप्चर किया जा सकता है। फिर क्या हुआ, तो ग्रीस और इंडिया में क्या हो गया, डायरेक्ट कांटेक्ट हो गया। जो एंशिएंट ग्रीक था और जो एंशिएंट इंडिया था उसमें क्या देखने को मिल रहा था, डायरेक्ट कांटेक्ट देखने को मिला। फिर अलेक्जेंड्रिया और काबुल, तो ये कुछ सेटलमेंट्स बनी अलेक्जेंडर के इंपैक्ट के कारण। क्या, तो अलेक्जेंड्रिया और काबुल, जो काबुल है प्रेजेंट डे का, वहां पर क्या सेटलमेंट बनी, अलेक्जेंड्रिया नाम से। ऐसे सिंध बुसेफाल नाम की एक सेटलमेंट बनती है हमारे झेलम रिवर के पास। ठीक, तो जियोग्राफिकल एंड क्रोनोलॉजिकल डाटा, इसका क्या मतलब है कि जो साइंटिस्ट आए थे वहां से अलेक्जेंडर के साथ, उन्होंने क्या प्रोवाइड किया, हमें इंडिया से रिलेटेड काफी सारा जियोग्राफिकल और क्रोनोलॉजिकल डाटा हमें प्रोवाइड किया। तो ये सब कुछ बेनिफिट्स भी हुए आपको देखने को मिलेंगे। और सबसे मेजर बेनिफिट क्या हुआ, तो आप देखिए सबसे ज्यादा किसी को फायदा हुआ है अगर अलेक्जेंडर इन्वेजन का, तो वो मैं मानता हूँ मौर्यन एम्पायर के डेवलपमेंट में। ऐसा कैसे होता है, तो देखिए जो हमारे मौर्यास थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य उस टाइम स्ट्रगल कर रहे थे, है ना। और वहां से अलेक्जेंडर ने आके क्या कर दिया, ऑलरेडी एम्पायर को क्या कर दिया, वीक कर दिया, है ना। तो उस टाइम जो धनानंदा थे, जो उनके टाइम, जो अलेक्जेंडर जिसके टाइम आया था, तो उस टाइम उनका रूल वीक हो चुका था, है ना, क्योंकि इन्वेजन आपके पहले से सोसाइटी में हो चुका है और डाइवर्ज भी हो चुकी है आपकी थिंकिंग ऑलरेडी। तो उसने क्या किया कि इट पेव्ड द वे फॉर द एक्सटेंशन ऑफ मौर्य एम्पायर, आप ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, तो ये सब कुछ फैक्चुअल डाटा था इन्वेजन से रिलेटेड और महाजनपदास की सोसाइटी के बारे में। उम्मीद करता हूँ आप साथ में लिखते चल रहे होंगे और नोट्स आपके कंप्लीट हो गए होंगे। ठीक है, अब अगली क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि मौर्यन एम्पायर कैसे ग्रो किया और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक मान के चलना है आपको एशियंट हिस्ट्री का। ठीक है, तो चलिए अगले लेक्चर में मिलते हैं मौर्यन एम्पायर के साथ। थैंक यू।